Hello students, welcome back to the YouTube channel. Let's make the learning of mathematics very easy. देखो, अब तक हमने किए हैं लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है जिसमें टू वेरिएबल हों उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं। कंसेप्ट वही है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बदल जाता है यहां पर। तो इसमें मैं आज 3 वेरिएबल की 3 इक्वेशंस लूंगा, फिर हम चेक करेंगे कि वो कंसिस्टेंट है या नहीं। अगर कंसिस्टेंट है तो हमें उसका यूनिक सॉल्यूशन निकालना होगा। क्लियर? तो सबसे पहले हमारे सामने यहां पर एक क्वेश्चन मैंने ले लिया है जिसमें 3 इक्वेशंस हैं और 3 वेरिएबल हैं। पहली इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 4, then 2x plus y minus 3z is equal to 0, x plus y plus z is equal to 2। जैसा मैंने आपको बताया कि ये 3 इक्वेशन है, इन तीनों इक्वेशंस को हम ax is equal to b के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर a क्या होता है? a is the matrix of the coefficients। क्लियर? कोएफिशिएंट की मैट्रिक्स, जैसे पहली जो इक्वेशन है उसके कोएफिशिएंट ले लीजिए आप 1 माइनस 1 और ये 1, ठीक है। और अब इसको देख लीजिए, इसके कोएफिशिएंट 2, y का कोएफिशिएंट 1 और ये -3, और तीसरी का 1 1 और 1, ठीक है। x हमारे पास बनेगा इस बार x y एंड z, और b हमारे पास बनेगा ये कांस्टेंट टर्म्स की मैट्रिक्स। ध्यान रखना ये कांस्टेंट टर्म्स सामने होनी चाहिए, 4 0 2। मैं इसे जो आज हम सॉल्व करना सीखें उससे पहले मैं एक बात आपको याद दिलाना चाहता हूं। हमने एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन किया था, है ना। तो उसमें हम एक प्रॉपर्टी लगाते थे ना, हम किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते थे। तो उसका सीधा कंसेप्ट यहां पर है। देखो, जैसे ये इक्वेशन है, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, जैसे 2 से कर दूं, 3 से कर दूं, तो क्या इस पर कोई फर्क पड़ेगा? इस इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बेसिकली जो हमारा मैट्रिक्स का कंसेप्ट है, जैसा मैंने पहले भी बताया कि मैट्रिक्स का कंसेप्ट लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए बना है, जो इसका बेस है मेन। तो जैसे अब इस रो को हम चाहे तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते थे। ये थोड़ा सा रिकैपिचुलेट इसलिए करा रहा हूं कि कंसेप्ट माइंड में फिट हो जाए कि एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन में जो हम 2 से 3 से किसी भी रो को ऑपरेट कर देते थे वो क्यों करते थे। ये जनरल बात है, ताकि जो फर्स्ट ईयर हो एटलीस्ट ये बात सीखने को मिल जाए, ठीक है। एक उसमें प्रॉपर्टी और भी थी कि इंटरचेंज द रोज, ऐसा आपको करवाया, इंटरचेंज द रोज। देखो ये 3 इक्वेशंस पड़ी है यहां पर। अगर मैं इस इक्वेशन की जगह यहां लिख दूं और इस इक्वेशन को यहां लिख दूं, कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हम वो एक प्रॉपर्टी लगाते थे ना कि R1 इंटरचेंज विद R2। तो चाहे ये थर्ड से भी कर दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बेसिकली जो ये हमारा एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन थी वो बनी ही सिर्फ इन इक्वेशंस के बेस पर थी, ठीक है। एक किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि सर क्या मैट्रिक्स को हम एक रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या वो मैट्रिक्स सेम रहती है? देखो, मैट्रिक्स सेम नहीं रहती, लेकिन उसके कैलकुलेशंस पर जो इसके अकॉर्डिंग फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैट्रिक्स तो सेम नहीं रह सकती ना, है क्या नहीं, क्योंकि एलिमेंट बदल गए। चलिए, अब ये सब होगी पुरानी बातें। अब हम करते हैं नई बात कि हम कैसे इन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग दी मैट्रिक्स मेथड, ठीक है। मैट्रिक्स मेथड के लिए हमें पहले तीनों इक्वेशंस को
कन्वर्ट करना आना चाहिए ax प्लस बी की फॉर्म में, जिसमें से a होता है इन सभी वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स की मैट्रिक्स। अगर बीच में से कोई वेरिएबल मिसिंग है तो आप ये 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि इसका कोफिशिएंट 0 होगा, जो है ही नहीं उसका कोफिशिएंट 0। चलिए, अगर अब हमें निकालना है x, y और z की वैल्यू, x, y, z की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमें ये चीज याद रखनी है जो मैंने पिछले वीडियो में बताया 2x2 वाले में, कि x की वैल्यू निकालना है तो प्री मल्टीप्लाइड बोथ साइड बाय a इनवर्स करते हैं, जिससे x की वैल्यू आ जाती है a इनवर्स b। तो यहां x जो एक मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स एक्स वाई जेड, इधर बन जाएगा। a इनवर्स हमें निकालना पड़ेगा, b हमारे पास है, दोनों का प्रोडक्ट कर दीजिए, हमें जो हमारी इक्वेशंस हैं वो सॉल्व हो जाएगी। इसकी यूनिकनेस डिपेंड किस पर करती है? जैसा कि आपको पहले भी बताया है, आज फिर बता देते हैं। बार बार ये सोच रहे होंगे कि जैसा कि बताया, जैसा कि बताया। चलो, एक हैबिट हो जाती है कि अगर तो मैट्रिक्स सिंगुलर नहीं है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है, तो ही उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। बात क्लियर है? चलिए, तो अब हम पहले निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऑफ मैट्रिक्स दिस। क्लियर? चलिए, डिटर्मिनेंट निकालने के लिए क्या करते हैं हम? मैं यहां पर लिख लेता हूं मैट्रिक्स को दोबारा थोड़ा सा लार्ज फॉन्ट में, 1 -1 1 2 1 -3 देन 1 1 1। क्लियर? तो अब हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं R1 से। क्लियर? तो ये फर्स्ट एलिमेंट हमारा 1, इसके साथ क्योंकि यहां पर 1 1 पोजीशन है A11, तो 1 हम करते हैं ना -1 की पावर 1 + 1, जिससे ये क्या हो जाता है? +1 ही हो जाता है। तो ये 1 ये हमने लिख दिया, इसकी इस कॉलम को छोड़ देंगे और इस रो को छोड़ देंगे, बाकी जो बचेगा वो डिटर्मिनेंट बचेगा। इस डिटर्मिनेंट की मल्टीप्लाई करेंगे पहले इस एलिमेंट से 1 माइनस फॉर्मूले का, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -3 आएगा, +3 लगा देंगे। क्लियर? चलिए, अब आ जाइए दूसरे एलिमेंट के साथ। याद करो, इसके साथ क्या करना होता है? इसका साइन चेंज करना होता है, तो ये हो जाएगा +1। ये गया, ये गया, बाकी रहेगा 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस इस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +3 प्लस अब हम करेंगे 1, ये गया, ये गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 - 1। ठीक है? अब आप देखिए क्या इसकी कैलकुलेशन क्या बन रही है। 1 × 4 दैट इज इक्वल टू 4 प्लस 2 × 3 दैट इज इक्वल टू 2 + 3 अभी 5 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 10, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। सो A inverse exists and system has unique solution। क्लियर? अगर A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तभी तो सिस्टम का यूनिक सोल्यूशन होगा। चलिए, डिटर्मिनेंट निकल गया हमारे पास। तो डिटर्मिनेंट निकालने के बाद हमने क्या करना? कोफैक्टर्स निकालने, इस मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स निकालने हैं। क्लियर? कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं? एज इट इज बीइंग एक्सप्लेन्ड अर्लियर, A11 कोफैक्टर्स का सिंबल है A11। तो इस एलिमेंट के कोफैक्टर क्या होंगे? इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 + 3 दैट इज इक्वल टू 4। ठीक है? A12 पोजीशन ये है A12 की, दिस 12 का साइन हम पहले लगा देंगे माइनस, ये गया, ये गया, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 और +3 -5 बनेगा ये। ठीक है? अब चलते हैं थर्ड एलिमेंट पर, A13, ये गया, ये गया, 2 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 - 1 1, A13 आ गया। चलो, अब हम निकालते हैं A21। पहले तो 21 देखो,
बार बार मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं कि ये इसके बाहर साइन जो है वो लगता है। वो साइन कैसे लगता है? -1 की पावर इन दोनों का प्लस, इसका और इसका, -1 की पावर 3 तो ये -1 आएगा, तो जिस वजह से माइनस साइन हम पहले लगा देते हैं। फिर हम चलते हैं इस एलिमेंट की ओर। ये सेकंड एलिमेंट है हमारे पास। इस रो को भूल जाइए, इस कॉलम को भूल जाइए, बाकी क्या रहेगा? -1 और -1 -2 बनेगा, जिससे आ गया 2। A21 के बाद A22, A22 यहां पर साइन नहीं चेंज हुआ क्योंकि दोनों का सम 4 बनता है। इसके साथ इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1, और ये क्या आएगा? ये क्या? 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1, और ये 1 -1 0 हो जाएगा। ठीक है, चलो एक बार में इसको क्लियर लिख लेते हैं, इसको थोड़ा सा, ताकि दोबारा गलती नहीं हो। 2 1 -3, ये जो क्रॉस क्रॉस लग जाते हैं ना, आप भी मत लगाना फेयर में करते वक्त, नहीं तो कहीं ना कहीं मिस्टेक होने के चांस बनते हैं। ठीक है, चलिए A22 आ गया। अब हम निकालेंगे A23। A23 मतलब ये गया, ये गया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले तो माइनस साइन लगा दो, 2 और 3 ऑड हो गया, तो माइनस इंटू ये पोजीशन है, ये गया, ये गया, 1 को 1 से करेंगे 1, और इसको करेंगे तो 1 + 1 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू -2। अब हम निकालते हैं A31। ठीक है, समझ आ रहा है? चलिए A31 की बात करते हैं। यहां से ये गया, यहां से ये गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 - 1, दैट इज 2। और अब हम निकालेंगे A32। A32 की वैल्यू क्या बनेगी? ये पोजीशन है, पहले तो हम माइनस साइन लगा देते हैं यहां पर, ये गया, ये गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 और 3 को माइनस के -3, और 2 और 1 को करेंगे तो -2, -3 -2 ये बन गया -5, -5 प्लस का 5 हो गया। अब लास्ट कोफैक्टर निकालते हैं A33। A33 की वैल्यू क्या है? ये गया, ये गया, 1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1, और 2 - 1 को करेंगे, सॉरी 2 और -1 को करेंगे तो -2 बनेगा, तो ये 1 - +2 3 बन गया, तो A33 बन गया हमारे पास 3। ये है कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स के बाद हमें जरूरत पड़ेगी एडजॉइंट की। एडजॉइंट इज अ मैट्रिक्स दैट इज फॉर्म्ड बाय द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। तो हमने कोफैक्टर्स निकाल दिए, कोफैक्टर्स को हम पहले मैट्रिक्स में बदलेंगे और फिर उसका ट्रांसपोज कर देंगे, जिससे हमें मिलेगा एडजॉइंट ऑफ ए। अगर नोट नहीं किया तो पॉज करके नोट कर लें यहां तक। तो चलिए अब कॉन्सेप्ट पढ़ा रहने देते हैं, जिस जिस चीज की जरूरत है वो चीजें हम लिख लेते हैं यहां पर। इसकी अब जरूरत नहीं पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी तो हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए की, जो कि 10 है, हम यहां लिख लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो हमारा आया है 10, थोड़ा सा इसको हाईलाइट भी कर देते हैं। क्लियर? चलिए जरूरत तो वैसे इनकी भी नहीं पड़नी अभी, पर फिर भी थोड़ा सा इज्जत बख्श देते हैं इनको हम। एडजॉइंट ऑफ ए दैट इज इक्वल टू, एलिमेंट्स उठाते जाओ, 4 - 5 1, 3 एलिमेंट हो गए, 2 0 -2, 2 0 -2, फिर 2 5 3, 2 5 3, इस सारे का ट्रांसपोज एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए हम निकाल रहे हैं यहां पर इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके। 4 - 5 1 ये बन जाएगा कॉलम, ठीक है। 2 0 -2 -2, देन 2 5 3 2 5
3। ये बन गया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। क्लियर? अब आप जानते हैं कि ए इनवर्स क्या होता है। ए इनवर्स क्या है, यहां लिख देते हैं, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। इस फॉर्मूले को हम यूज कर रहे हैं यहां पर। 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए है 10 इनटू एडजॉइंट ऑफ ए 4 2 2 -5 0 5 1 -2 एंड 3। क्लियर? देखो अब हमें निकालनी है x की वैल्यू। तो x की वैल्यू क्या है, a इनवर्स b। a इनवर्स हमारे पास है, b हमारे पास है, दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे तो हमें x, y और z की वैल्यू निकल जाएगी। तो अब हम दोनों का प्रोडक्ट करते हैं। अगर कुछ नोट करना रह गया हो तो पॉज करके नोट कर लीजिए, क्योंकि अब बोर्ड को साफ कर देंगे हम। चलिए, इसकी अब जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, और इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जरूरत पड़ेगी सिर्फ और सिर्फ इसकी। ठीक है? तो हम जानते हैं x इज इक्वल टू ए इनवर्स b। ए इनवर्स क्या है हमारे पास, 1 बाय 10 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3 इंटू बी क्या है 402। कांस्टेंट टर्म्स की मैट्रिक्स। क्लियर? चलिए अब हम करते हैं इनका प्रोडक्ट। आप एक बात तो समझ ही गए होंगे कि डायरेक्ट किसी क्वेश्चन को समझने से बेटर है कि पिछली जो जितनी भी बेसिक क्लासेस है वो सारी पढ़ी जाए, क्योंकि उनके बिना एडजॉइंट निकालना नहीं आएगा, उनके बिना प्रोडक्ट निकालना नहीं आएगा, जो कि हमारे बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्लासेस हैं। अगर आप ये डायरेक्ट फर्स्ट टाइम क्वेश्चन समझ रहे हैं तो आपको समझ नहीं आएगा। तो आप पहले क्या करें, अगर आप ये पहली बार समझ रहे हैं तो प्लीज एक बार विजिट कर लें पहले वाले वीडियोस को, ताकि आपको प्रोडक्ट और एडजॉइंट निकालना अच्छे से आ जाए। क्लियर? चलिए अब हम करते हैं इनका प्रोडक्ट। 1 बाय 10 इंटू 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, 2 को 0 से करेंगे 0 और 2 को 2 से करेंगे प्लस का 4। क्लियर? इसके बाद हम इस एलिमेंट को करते हैं, 5 को 4 से करेंगे, सेकेंड रो को कर रहे हैं कॉलम से, -20, 0 को 0 से करेंगे 0 और 5 को 2 से करेंगे प्लस का 10। ठीक है? अब ये वाली रो इस कॉलम से पहला एलिमेंट फर्स्ट से मल्टीप्लाई, 4 -2 को 0 से करेंगे 0, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6। चलिए क्या आ गया हमारे पास, 1/10 कैलकुलेशन पार्ट है, 16 + 4 20, -20 + 10 -10, 6 + 4 10। ठीक है? x की वैल्यू क्या थी, x y z। ये मैंने x की जगह लिखा है, इस x की जगह, तो यहां पर भी आएगा x y z। चलो x y z, ये इधर लेफ्ट हैंड साइड वाला कॉलम, यहां 10 सबके नीचे लगाएंगे तो यहां क्या आ जाएगा 2, इसके नीचे आएगा तो -1 और ये आएगा 1। फर्स्ट वैल्यू x की, सेकेंड वैल्यू y की और थर्ड वैल्यू z की। तो यहां से हमें मिला x इज इक्वल टू 2, y इक्वल्स -1 एंड z इक्वल्स 1 इज द आंसर। ठीक है? अब बात आती है इसके बारे में कि क्या ये आंसर ठीक है या गलत है। इस आंसर को ठीक या गलत चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, अब बच्चे क्या करेंगे, सर बुक के पीछे देख लेंगे, पीछे आंसर दिए तो वहां से मिला लेंगे। ठीक है भाई, लेकिन बोर्ड में या क्लास एग्जाम्स में हमारे पास बुक नहीं होती। उसके लिए हम क्या करते हैं, इस x, y और z की वैल्यूज को इसमें पुट करके देख लेते हैं, तीनों इक्वेशंस में। 3 नहीं तो 2 में तो जरूर ही करके देख लिया करो, ताकि हमें पता लग सके कि हमारा आंसर सही है या गलत है। बचपन से सीखते हैं आप। ठीक है? चलो, ये था आज का हमारा टॉपिक। इस बेस पर और पिछले वीडियो के बेस पर आप पूरी 4.6 एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है?
तो जाते जाते एक छोटा सा क्वेश्चन दे देते हैं आपको और देखते हैं कि आप इसे करेंगे या नहीं। ठीक है, एक बात और जान लीजिए, दिस क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑन बेसिस ऑफ सीबीएसई एग्जाम और हरियाणा बोर्ड एग्जाम। मतलब ये लगभग सभी बोर्ड में ये क्वेश्चन हर बार आता है, कोई बाय चांस कभी रह जाए तो रह जाए, लेकिन ये जरूर आता है क्योंकि इस क्वेश्चन में सारी चीजें कंप्लीट हो जाती हैं। कंसिस्टेंसी एक, दूसरी हमारी हो जाती है एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, तीसरा ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, और चौथा लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम पार्ट ज्योमेट्रिक्स के कवर हो रहे हैं। ठीक है, और एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जल्दी ही आपको एक जो इनवर्स निकालने का जो मेथड है वो लेंथी है, उसका बिल्कुल शॉर्टकट मेथड सिखाएंगे जिससे आप वो 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे, लेकिन वो बोर्ड में अप्लाई नहीं कर सकते। बस ये ध्यान रखना, वो जेईई में आप ट्राई कर सकते हैं उस मेथड को, क्योंकि उसमें सीधा सीधा हमें आंसर चाहिए होते हैं। तो आपके करने के लिए क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आपके स्क्रीन पर नोट कर लीजिए और फटाफट से नोटबुक और पेन उठाइए और इस क्वेश्चन को करके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखें। थैंक्स, और जरूर बताएं कि क्या आपको ये क्वेश्चंस जो आपको समझाए जा रहे हैं वो अच्छे से समझ आ रहे हैं या नहीं। अगर आ रहे हैं तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स एंड हैव अ वेरी वंडरफुल टाइम।